वेलकम टू नीट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। तो बकवास ना करते हुए सीधे खबरों से शुरुआत करते हैं। पहली खबर इस्लाम मकाचैब को लेकर है। पहली खबर बिलाल मोहम्मद को लेकर है। इस खबर के बाद जो थोड़ी बहुत गलतफहमियां हैं वो शायद हट जाएंगी और नई कुछ गलतफहमियां आ जाएंगी। तो खबर इस तरह से, खबर के पहले आप संदर्भ समझ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। आप सभी को पता है कि बिलाल और इस्लाम की दोस्ती है। यही नहीं, बिलाल और इस्लाम जो है साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। दोनों की एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कभी इस्लाम कहता है कि मैं 170 में नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ बिलाल है। कभी कभी बिलाल कहता है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से रुके 170 में आने से, इसलिए मैं एक दो बार जीत के 185 में चला जाऊँगा। दोस्त, इतनी मोहब्बत और रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में। तो हाल ही में एक खबर आई और वो खबर कुछ इस तरह से थी। उस खबर के अनुसार इस्लाम का कहना है कि वो JDM और बिलाल वाली फाइट देखेगा। अगर बिलाल उसमें जीतता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो हारता है तो वो 170 में मूव करेगा और JDM से फाइट करेगा। इस्लाम के कैंप ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक बिलाल 170 पाउंड में फाइट कर रहा है, उनका 170 पाउंड में जाने का कोई इरादा नहीं है, चाहे वो बिलाल फाइट जीते या JDM फाइट जीते। क्योंकि इस बात के भी चांसेस हैं कि JDM अगर फाइट जीतता है तो शायद बिलाल को रीमैच मिले। ये सब डिपेंड करेगा कि फाइट आखिर क्लोज थी या नहीं थी, एक तरफा थी, इन सब चीज़ों पे। पर इस्लाम ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि जब तक बिलाल वहाँ पे है, ही डजंट वांट टू गो टू 170। एंड इवन अगर वो चाहता भी है कि 170 में जाए तो वो टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा जब तक कि बिलाल चैंपियन है। तो इस बात से जो दूसरा अर्थ निकलता है वो ये है कि इस्लाम की जो नेक्स्ट फाइट है वो 155 पाउंड में ही होने वाली है। वैसे उसने बोल दिया है कि तू UFC 316 तक उसको फाइट करने का कोई इरादा नहीं है, तो फाइट उसके बाद ही होगी। देखते हैं क्या होता है। यार, UFC ने ना मल्टीपल ऑर्डर कर रखे हैं। एक तो इस्लाम जो है इतना डोमिनेटिंग चैंपियन है कि उसको मजबूर नहीं किया जा सकता किसी फाइटर से फाइट करने के लिए, जो कि शायद कोशिश कर रही होगी UFC इलिया टोपुरिया से। अरे हाँ, मैं आपकी ना एक और चीज़ यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि इलिया टोपुरिया को डक कर रहा है इस्लाम, तो मैं उस कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ। दोस्त, बस पहली बात तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग, आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट, बट यू आर रॉन्ग। देखिए, डक करना उसको कहते हैं कि जहाँ पे इलिया टोपुरिया अगर नंबर 1 कंटेंडर होता ना और इस्लाम उससे फाइट नहीं करना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर वो नंबर 1 कंटेंडर नहीं है, वो एक वेट क्लास नीचे से आ रहा है। और तो और अगर वो एक वेट क्लास नीचे का भी अगर डोमिनेंट चैंपियन होता ना, मेरे को ये बोलना है कि वो डोमिनेंट चैंपियन है। एक टाइटल फाइट जीतना और एक बार डिफेंस करना डोमिनेंट चैंपियन नहीं कहलाता है। हाँ, क्या वो डोमिनेंट चैंपियन बनने लायक था? बिल्कुल था। मेरे हिसाब से अगर वो 1-2 साल और रहता तो 3-4 टाइटल डिफेंस वहाँ पे वो एक्रू कर लेता और फिर हम कहते कि वो अगर 155 में आ रहा है तो ही डिजर्व अ टाइटल शॉट डायरेक्टली। ऐसा दो ही तरीकों में होता है, या तो टाइटल शॉट आपको डायरेक्टली मिलता है जब आप बहुत डोमिनेंट चैंपियन हो नीचे वाले या ऊपर वाले वेट क्लास के, या फिर आप बहुत बड़े स्टार हो। तो स्टार के मामले में इलिया टोपुरिया एक्चुअली बड़ा है, इस वजह से उसको थोड़े बहुत चांसेस है 155 में मिलने के। पर डक उसी को किया जा सकता है जो या तो इंटरिम चैंपियन हो या नंबर 1 कंटेंडर हो। चैंपियन को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम वहां पर रैंक्ड भी नहीं हो और तुम फाइट के लिए बार बार चैलेंज कर रहे हो। दैट इज नॉट डकिंग डूड। डकिंग बराबरी वालों से की जाती है। और हाँ, क्या कैपेबिलिटी है इलिया टोपुरिया में इस्लाम के बराबर बनने की? शायद है, पर वो क्या आज उसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। यार, मैं इसका जवाब देने के चक्कर में कुछ और बोलने वाला था, वो शायद भूल गया। एनीवेज, मैं आपको वो बता रहा था कि इलिया टोपुरिया को UFC ने प्रॉमिस कर रखा है टाइटल शॉट, तो UFC एक तरफ उससे फंसी हुई है, पर दूसरी तरफ इस्लाम मकाचैब इतना डोमिनेंट चैंपियन है कि उसको मजबूर नहीं कर सकते किसी फाइट को लेने के लिए। सो वहाँ पर फंसी हुई है UFC। और मेरा कोई मूड नहीं है चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टोपुरिया की फाइट देखने की। मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा डिजर्व अ टाइटल शॉट मच मोर देन एनीबडी एल्स। खैर, हम चलते हैं अगली खबर की तरफ, पर अगली खबर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। आप जब भी वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा, इस बात का मेरा वादा है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक अभी कर दीजिए भाई। दैट किसी ने बताया मुझे कि यह हेल्प करता है वीडियो को ग्रो करने में। एनीवेज, लाइक करने में आपके बाप का कुछ नहीं आता, तो लाइक कर दीजिए। अगली खबर ब्राइस मिचेल को लेकर है। ब्राइस मिचेल ने कहा है कि आई गॉट my come to Jesus moment when it was caused because of I was dating a spell casting witch। सिंपल भाषा में कहा जाए तो भैया उसका कहना है कि मेरे को भगवान में विश्वास होना तब चालू हुआ जब मैं एक्चुअली लिटरली एक स्पेल कास्टिंग विच से डेट कर रहा था। अब ना आपको मैं अब ये खबर, ऐसी खबरें मैं करता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने ये खबर को चुना है, उसका एक कारण है। दुनिया का कोई भी धर्म आपको असलियत से दूर जाने के लिए नहीं कहता है,
मुझे पता है कि आप में से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ क्रिश्चियन होंगे और कुछ और जैन भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं। तो आपका क्या मानना है? आप सभी को मानना है कि मेरा धर्म अच्छा, बाकी सारे धर्म साइंटिफिक नहीं है। तो मैं आपको फर्क समझा देता हूँ, हिंदू धर्म से दशमलव निकला, जीरो निकला, उसके बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं थी। 700 ईस्वी से लेके लगभग 1300 ईस्वी में मुसलमान जगत के अंदर एक से एक इनोवेशन हुई। आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये वर्ड सारे के सारे 700 से लेके 1300 ईस्वी तक के हैं, जब मुसलमान एक नए धर्म होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन कर रहे थे। पर जैसे जैसे कोई भी धर्म कट्टर होते जाता है, वैसे वैसे वो साइंस से दूर होते जाता है। और फिर क्रिश्चियनों ने तो काफ़ी कुछ ईजाद किया है, उनके बारे में तो जो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बुद्धिस्ट जहाँ तक है, चाइना लगभग लगभग 3500 सालों तक दुनिया की सबसे नंबर 1 इकॉनमी रहा है। एक से एक इनोवेशन उन लोगों ने भी किया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप साइंस पर विश्वास ना करें। बट क्या होता है कि एक आदमी धार्मिक होता है और एक अंध धार्मिक होता है। तो जो अंध धार्मिक होता है ना, वो ब्राइस मिशेल टाइप का चूतिया होता है ना। इनके लिए अंध धार्मिक वर्ड की जगह चूतिया वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए। ये वो आदमी है जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है कि धरती गोल है, पर इसको इस बात पर विश्वास है कि इसको जिस लड़की के साथ ये डेटिंग कर रहा था ना, वो लड़की स्पेल कास्टिंग विच है, उस पर विश्वास है। इसको और सिंपल तरीके से भी मैं बताना चाहता हूँ, बट फिर कई लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। तो दोस्त, दुनिया का कोई भी भगवान, जिस भी ऊपर वाले में आपको भरोसा है, आपको अपनी सोच पिछवाड़े में डालने को नहीं कहता है। आपको अपने लिए सोचने के लिए फ्री विल दिया है भगवान ने, है ना। फ्री विल है, सोचो समझो, हर चीज को क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन से जो चीज निकल के आए वही खरी है, बाकी सब झूठ है। एनीवेज, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी क्या है, एक चूतिया पे से दूसरी चूतिया पे हुए। आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले एक क्रिप्टो कॉइन जो है वो लॉन्च किया कॉनर मैकग्रेगर ने। कॉइन तो फेल हो ही गया और लोग बोल रहे हैं कि कॉइन फेक है, कॉनर मैकग्रेगर चूतिया है और हम चूतिए हैं। यार मैं ये बताओ, कॉनर मैकग्रेगर चूतिया नहीं है, उसको पता है कि उसके क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करने पे कोई ना कोई चूतिया उसको खरीदेगा। तो चूतिया एक्चुअली आप में से कुछ लोग हैं, कॉनर मैकग्रेगर नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ विराट कोहली का एग्जांपल देते हुए कि डिमोनेटाइजेशन बहुत मास्टर स्ट्रोक है, कहा था विराट कोहली ने। यार विराट कोहली को अगर क्रिकेट के बारे में कुछ बोलेगा ना, तो मैं उस पर विश्वास करूंगा। वो किसी और चीज़ के बारे में बोलेगा तो मैं क्यों बोलूँगा। कौन है मैं कहकर तुम हॉस्टली का कॉलेज पढ़ नहीं पाया पूरा। वो बता रहे हैं कि आपको क्रिप्टो कॉइन क्या है और उस पर कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं तो चूतिया आप हैं, ना कि कौन मैं करो। उसको तो पता है कि आप चूतिया हैं, तो आपके चूतियापे को फ़ायदा उठाना है उसको। किसी बड़े आदमी ने कहा था कि चूतियों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। यार आप में से कुछ लोग जो है, कुछ लोग की नज़र में टुच्चा होंगे, पर कुछ लोग मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं। इतना तो मुझे समझ में आता है और इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, है ना। बट मेरा नॉलेज जो है इसी तक सीमित है। कल को आपको बीमारी होगी ना, तो आप मुझसे सलाह थोड़ी लोगे। आप बोलोगे इनको क्या पता है, इनको फाइट्स के बारे में पता है, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है, हिस्ट्री पता होगी इसको, बीमारी के बारे में क्या पता। मेरा नॉलेज थोड़ी लोगे तुम उस बीमारी में। तो क्रिप्टो कॉइन में अगर तुम कॉनर मैकग्रेगर नॉलेज ले रहे हो, तो कॉनर मैकग्रेगर फ्रॉड नहीं है, तुम चूती है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली बिटकॉइन बोल रहा हूँ, जो ये कॉइन खरीदे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। माइकल चैंडलर और पैडी पिमलेट की फाइट होने वाली है, और इस फाइट को लेकर काफ़ी लोगों के दिल में काफ़ी तरह के विचार। खैर मैं अपने विचार फाइट का एनालिसिस करूंगा तब बताऊंगा, पर फिलहाल दोनों ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई वो क्यों फाइट कर रहे हैं। मैं पैडी पिमलेट की पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो बकचोद है तो उसकी बकचोदी में ज़्यादा भरोसा करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी हमको। उसका कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस आदमी को रिटायर कर दूँ, इसलिए मैं फाइट कर रहा हूँ। ये प्योर एक बकचोदी से भरा एक वाक्य है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ चैडलर का कहना है कि मैं नंबर 7 रैंक हूँ और ये आदमी नंबर 11 रैंक है, आउट ऑफ द टॉप 10 है, तो मैं इस आदमी को मौका देना चाहता हूँ। दोस्त, चूतिया उसको बनाना जो चूतिया हो। कम से कम मैं तो चूतिया नहीं हूँ, और इस चैनल को देखने वाले 90% भी नहीं है। तुम पैडी पिमलेट से फाइट सिर्फ इसलिए चूज किए हो, और सिर्फ इसलिए फाइट करना चाहते हो उससे क्योंकि तुमको लगता है कि वो फाइट जीत के तुम अपनी लूजिंग स्ट्रीक ठीक कर सकते हो, अपनी बची हुई इज्जत थोड़ी और बचा सकते हो, है ना। तो ये गधा बच्ची सी जो है ना, कहीं और जाके करने का। पैडी पिमलेट ने क्यों फाइट ली, क्यों नहीं लेगा। वो नंबर 11 है, कोई नंबर 7 वाला फाइट करने को मिलेगा उसको, और ऐसी विनेबल फाइट है तो उसको लेना ही चाहिए। तो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई फ्रॉड नहीं है। वो आदमी जो कॉनर मैकग्रेगर के चक्कर में 2 साल चुतियापा करते रहा, वो बोल रहा है मैं दूसरों को मौका देना चाहता हूँ। चलिए हम नहीं बढ़ते हैं इस चुतियापे में, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर मॉन्स्टर एलिव और एरन पिको को लेकर है। एरन पिको का डेब्यू पक्का हो गया है, वो मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करेगा।
दोस्त, आई लव दिस फाइट। और मैं चाहूंगा कि आपने एरन पीको को कभी देखा ना देखा हो, आप मेरे भरोसे में इस फाइट को जरूर देखेगा। मैं ये नहीं कहता कि एरन पीको मौसार के लेवल का है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि एरन पीको हरा सकता है मौसार को। क्या मौसार हरा सकता है एरन पीको को? बिल्कुल हरा सकता है। एंड दैट्स वाई दिस इज अ गुड फाइट। आपने जितनी भी उम्मीद की होगी ना एरन पीको से, एरन पीको एक्चुअली उससे बेहतर है। यार मैं सेम चीज़ ना पिटबुल के बारे में भी बोल रहा होता, बट पिटबुल के बारे में मुझे पता है कि पिटबुल जो है, पिटबुल की उम्र हो चुकी है और उसमें पता नहीं कितने स्किल्स बाकी हैं और उस लेवल का रिफ्लेक्शन बाकी है, उस लेवल के जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बाकी है। क्योंकि एक समय तो पिटबुल पिटबुल अगर 5 से 5 साल पहले आया होता ना, तो मैं बोलता कि टाइटल कंटेंडर है। हाँ, आज के डिवीजन में भी टाइटल कंटेंडर होता हो। और अगर आप आज भी मुझसे पूछें कि रॉड्रिगेज और पिटबुल में से बेहतर फाइटर कौन है, मेरा मानना है कि उमर अगर सामने ना आए तो बेहतर फाइटर तो पिटबुल ही है। ठीक वैसे ही मेरा मानना है कि एरन पीको को भी आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करिए। ही इज़ वेरी गुड। और यूएफसी ने पता है एरन पीको को जानबूझ के मौसार के खिलाफ फाइट करवाया है, क्योंकि एरन पीको एक्चुअली कुछ कुछ हद तक मौसार जैसा ही है, बट थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो शायद उनकी इच्छा हो कि मौसार को वो हरा हरा दे, ताकि मौसार को टाइटल शॉट ना देना पड़े उन्हें आगे जाके। खैर ये फाइट आप नोट कर लीजिए, 17 मई को होने वाली है फाइट नाइट कार्ड में। हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप सभी को पता है कि मेरा मानना है कि अगर ह्यूमन मतलब मैन में देखें हम, तो पिछले 20 साल में अगर कोई आदमी कॉम्बैट स्पोर्ट में सबसे बड़ा फाइटर है तो उसका नाम है एलेक्स पेरा। एलेक्स पेरा एक डिवीजन नहीं, 2 डिवीजन का चैंपियन रहा है, और वो भी एक स्पोर्ट्स में नहीं, 2 अलग अलग स्पोर्ट्स में। और किक बॉक्सिंग में उसको उसकी आखिरी फाइट हराने वाला जो आर्टम वेटिकॉव है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टम वेटिकॉव की दोनों फाइट मैंने देखी है एलेक्स पेरेरा से। मैं आपको बोलूंगा तो कुछ चीज़ें अजीब सी लगेंगी। मेरा मानना है कि आर्टम वेटिकॉव और एलेक्स पेरेरा की जो पहली फाइट थी उसमें एक्चुअली आर्टम वेटिकॉव जीता था, पर डिसीजन जो है वो एलेक्स पेरेरा के पक्ष में गया था। वहीं दूसरी फाइट के बारे में मेरा मानना है कि एक्चुअली दूसरी फाइट एलेक्स पेरेरा जीता था, बट डिसीजन आर्टम वेटिकॉव के पास गया था। खैर, आपको अब जो समझना हो इसके बाद समझिए। आप सभी को पता है कि कंटेंडर सीरीज में आर्टम वेटिकॉव आया था, और उसकी परफॉर्मेंस देख के उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था यूएफसी का। पर यूएफसी वालों ने उसको वही टुच्चा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो वो दूसरे डेना वाइट कंटेंडर सीरीज वाले को देते हैं, 2020 या 35-35 वाला। ये वो आदमी है जो एक फाइट के लिए ऑलरेडी $200,000 जिसको मिल रहे हैं। तो जब उसको ये ऑफर में आया ग्लोरी से, तो उसने कहा कि भाई मैं किक बॉक्सिंग ही करूंगा। आखिर मैं क्यों चूतियापा करूं जब मेरे को $250,000 मिल रहा है एक तरफ, वो दूसरे तरफ $35,000 मिल रहा है। कोई मुकाबले ही नहीं है एक दूसरे से। खैर, बात जब आगे बढ़ी तो यूएफसी को लगा कि भाई उनके हाथ से बड़ा खिलाड़ी चला जाएगा, तो यूएफसी ने फिर से नेगोशिएशन करना चालू किए। पर तब तक मार्टिन वेरहोवन के खिलाफ जो फाइट थी वो ले चुका था, तो उसका कहना है, वेटिकॉव का कहना है कि वो एक बार फिर से यूएफसी से बात करेगा, एक बार जो वेरहोवन वाली फाइट जो हो जाए टाइटल के लिए। इसका मतलब नेक्स्ट वेटिकॉव की फाइट जो होने वाली है वो किक बॉक्सिंग में ही होने वाली है। उसके बाद शायद अगर यूएफसी उसको इज्जत और पैसे देगी तो वो शायद यूएफसी में आ जाए। यूएफसी इज नॉट दी ओनली गेम इन टाउन, यूएफसी शुड नो दैट। और वो आदमी जिसको अपनी कीमत पता है ना, वो यूएफसी के पीछे पिछवाड़ा चाटने के लिए नहीं घूमता है, वो चले जाता है जहां उसको बेहतर ऑफर मिलता है। ठीक है, चलिए अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर 125 डिवीजन से है। अलेक्जेंडर पेंटोजा को जब ये पूछा गया कि क्या वो कियोची हारागुची से फाइट करने को तैयार है, कियोची हारागुची को हाल ही में यूएफसी ने फिर से साइन किया है, तो अलेक्जेंडर ने कहा कि एक्चुअली वो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है और बहुत अच्छा दोस्त भी है, बट अगर टाइटल फाइट के लिए उसकी और मेरी फाइट होगी तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने दोस्त की तरक्की के रास्ते में नहीं आना चाहूँगा। आई विल से ब्रावो पेंटोजा। पेंटोजा मेरे हिसाब से बेस्ट 125 है पिछले 5 साल का, जब से मिकी माउस बोल रहा हूँ, जब से माइटी माउस गया हुआ है उसके बाद से पेंटोजा से बेहतर कोई नहीं है, और ऑल टाइम में सेकंड नंबर पे है। केची हारागुची, केओची हारागुची एक्साइटिंग फाइटर है दोस्त। केची हारागुची की आज तक मैंने बोरिंग फाइट नहीं देखी है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट 125 इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम। अब मुझे पता नहीं है कि वो 125 में फाइट करने वाला है या 135 में, जिस भी डिवीजन में वो फाइट करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हारागुची आई कैन वॉच हिम ऑल डे। और दूसरी तरफ पेंटोजा के लिए नथिंग बट रिस्पेक्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए भी नथिंग बट रिस्पेक्ट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे न्यू फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।